हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। हमारी सीरीज चल रही है जहां पे हम ल्यूसेंट को MCQs के फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटी सब्जेक्ट है हमारा, जिसमें हम फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, ताकि सिर्फ प्री की ही तैयारी नहीं, इस सीरीज जब ये सीरीज कंप्लीट होगी, यानी कि जो हमारी पॉलिटी की सीरीज है जिसमें हम ल्यूसेंट को MCQs के फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये सीरीज एंड होगी तो आपके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे। इस सीरीज में शायद ये 22वीं या 23वीं वीडियो है। जितनी भी इससे पहले वीडियोस आई हैं आपने देखा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। अगर नहीं देखा है तो जरूर से देखिए, क्योंकि उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हैं, तो मिस मत करिएगा जो पुराने वीडियोस हैं। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को रीड करने से पहले ये चीज बताऊंगा मैं कि आप लोग कमेंट जरूर करिए, जो भी आपके डाउट हुआ करें, और जो भी मैं क्वेश्चंस वीडियो के दौरान क्वेश्चंस देता हूं उनको भी कमेंट में जरूर से जरूर पिन डाउन किया करिए। क्या होता है कि कमेंट से ना मुझे पता चलता है कि जो सीरीज मैं लेके आ रहा हूं कितनी ज्यादा आपके लिए यूजफुल है, आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है, और साथ ही साथ और आपको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, मतलब इस सीरीज के अलावा, पॉलिटी के अलावा और कौन सा सब्जेक्ट है, या जैसे भी जो भी आप कमेंट में जरूर अपनी बातें रखा करें, क्योंकि कमेंट्स को मैं मॉनिटर करता हूं। तो चलिए फिर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है 0 आवर का। 0 आवर का मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है लोकसभा में। अब देखिए, सबसे पहले तो समझिए 0 आवर है क्या। देखिए, जब सेशन की शुरुआत होती है, लोकसभा की जब सेशन की शुरुआत होती है, तो सबसे पहला घंटा होता है आपका क्वेश्चन आवर। ठीक है, क्वेश्चन आवर सबसे पहला घंटा होता है। क्वेश्चन आवर से आप समझ रहे हैं कि यहां पे जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, जितने भी मेंबर्स हैं, वो सरकार के मेंबर से, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, कोई स्कीम से रिलेटेड, कोई और चीज, जो भी पॉलिसीज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके ठीक इमीडिएट बाद, जब क्वेश्चन आवर का सेशन खत्म होता है, इसके ठीक इमीडिएट बाद आपका होता है 0 आवर। ठीक है, इसके ठीक इमीडिएट बाद होता है आपका 0 आवर। और 0 आवर में क्या होता है, 0 आवर में कि आज के दिन, ठीक है, जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, इस सेशन का एजेंडा क्या होगा। ठीक है, एजेंडा क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक्स या पॉलिसीज पे बात की जाएगी, किस पे चर्चाएं की जाएंगी, किस पे डिबेट होगा, ये सारा कुछ आपका 0 आवर में डिसाइड होता है। तो इस वजह से इसका 0 आवर का कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 1 घंटे के अंदर खत्म हो या आधे घंटे के अंदर, नहीं। अगर सब कुछ डिसाइड हो गया, एजेंडा जल्दी डिसाइड हो गया, तो वो जल्दी भी हो सकता है, खत्म हो सकता है 0 आवर, पर एजेंडा का डिसाइड करने में समय लगता है तो वो ज्यादा भी जा सकता है। इस वजह से कोई टाइम लिमिट नहीं है। इस वजह से इसका जो आंसर है वो है आपका इनडेफिनिट पीरियड। 1 घंटा मत मार दीजिएगा। कई लोगों को क्या लगता है कि जब जिसके बारे में चीजें नहीं पता है, इसलिए मैं कहता हूं, देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, सपोज करो आपको 0 आवर के बारे में नहीं पता है। ठीक है, अब 0 आवर की टाइम लिमिट, ये फैक्चुअल चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप 1 आवर अगर टिक मार के आ रहे हो तो ये आपका स्मार्ट गेस नहीं होगा, ये एक वाइल्ड गेस हो जाएगा। तो कई लोगों ना कंफ्यूजन हो जाती है कि ये जो एलिमिनेशन टेक्निक होती है ना, हम इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, ये स्मार्ट गेस नहीं है, ये आपका वाइल्ड गेस है, ये एक तरह का तुक्का है। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस पे, जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस है ना, इसको अगर आपको आंसर नहीं पता है तो कोशिश क्या करिए कि ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड कर दें। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन आवर सबसे पहला सेशन होता है, वहां पे क्वेश्चंस और आंसर्स किए जाते हैं। उसके ठीक बाद आपका 0 आवर होता है। और 0 आवर का एजेंडा क्या है, 0 आवर इसलिए बनाया गया है कि जो सेशन होने वाला है, जो आज का सेशन होगा, उसके कौन कौन से टॉपिक्स, क्या क्या डिस्कशन की जाएंगी, ये सारा कुछ डिसाइड होता है। इस वजह से इसका जो टाइम लिमिट है वो आपकी इनडेफिनेट होती है। कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई गई है कि 1 घंटा हो या 2 घंटा हो या 30 मिनट हो। होने को आधे घंटे में भी हो सकता है, और अगर एजेंडा डिसाइड करने में समय लग रहा है तो ज्यादा भी जा सकता है। इस वजह से इनडेफिनिट पीरियड है। क्लियर हो गया क्या है 0 आवर और किसके बाद होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आवर के ठीक इमीडिएट बाद आपका 0 आवर होता है। क्लियर हो गया। द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज, ठीक है, पूछ रहा है कि कौन महिला स्पीकर थी, पहली महिला स्पीकर कौन थी लोकसभा की। तो इसका आंसर है मीरा कुमार जी। ठीक है, ये सब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेट PSCs में। इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस मैंने इंडक्ट किए हुए हैं, कई बार पूछे गए हैं, इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस इंडक्ट किए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि मैं आपको बता चुका हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चंस पे कभी भी गेस मत करिएगा, इसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि 4 ऑप्शन में 1 सही करना। ठीक है, अब स्मार्ट टेक्निक क्या होती है, वो होता है कि आपको 2 ऑप्शंस पता चल गए हैं, 3 ऑप्शंस पता चल गए हैं, तो आप एक करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। पर अगर आपको चारों ऑप्शंस नहीं पता है, ठीक है, चारों ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है, तो उसमें एक करेक्ट आंसर मार्क करने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% ही रहती है। अगर आप स्मार्ट टेक्निक का यूज कर रहे हैं, वहां पे आपकी शायद 50 या 75% तक जा सकती है। तो हमेशा ऐसे ऑप्शंस पे, ऐसे क्वेश्चंस पे गेस किया करिए, या स्मार्ट गेस किया करिए जहां पे आपको पता है कि 1 से 2 या 3 ऑप्शंस तो नहीं ही सही है। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर है मीरा कुमार जी। आसान सा क्वेश्चन था।
द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो अपना रेजिग्नेशन देते हैं डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। हालांकि जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, ये कंटिन्यू करते हैं जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं आ रहे हैं, जब तक जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है वो चल रही है तब तक कंटिन्यू करते हैं, पर किसी कारणवश अगर इनको रिजाइन करना है तो वो डेप्टी स्पीकर को जो है वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं। साथ ही साथ अगर रिमूवल का प्रोसेस पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है, अगर आपसे स्पीकर के रिमूवल का प्रोसेस पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है, सबसे पहले तो ये रहता है कि ज्यादातर जो लोकसभा के स्पीकर रहते हैं वो जब तक लोकसभा चलती है, ठीक है, जनरल इलेक्शन से पहले जब तक रहती है वो कंटिन्यू करते हैं, पर अगर किन्हीं कारणवश रिमूव करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका प्रोसेस ये होता है कि लोकसभा में रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा। अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया, तो जो स्पीकर है लोकसभा के उनको हटाया जा सकता है। साथ ही साथ 14 दिन का एडवांस नोटिस भी दिया जाता है, 14 दिन का एडवांस नोटिस भी दिया जाता है स्पीकर को। उनको बताया जाता है कि आपकी जो रिमूवल की प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है, और जब अगर रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट है, ठीक है, रिमूवल का प्रोसेस अगर ऑन गोइंग है तो उस वक्त सेशन को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं स्पीकर, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई, सबसे पहली चीज ये है कि किसको रेजिग्नेशन देते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो देते हैं आपका डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं आपके डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के। फिर अगर रिमूवल प्रोसेस क्या है स्पीकर का, रिमूवल प्रोसेस ये है कि लोकसभा में जो रिमूवल का रेजोल्यूशन है वो आपका स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया तो हटा दिया जाएगा, रिमूव हो जाएंगे स्पीकर। और साथ ही साथ 14 दिन का एडवांस नोटिस भी दिया जाता है, और जब ये रिमूवल की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि अगर ये जो रिमूवल की प्रोसेस चल रही है, ऑन गोइंग सेशन उस वक्त जो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं स्पीकर, यानी कि अगर रिमूवल की प्रोसेस चल रही है तो उस दौरान सेशन को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये फैक्टर भी या ये स्टेटमेंट को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? स्पीकर से जितनी भी इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं मिस नहीं होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्पीकर से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूछ रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी स्टेटस इज अकॉर्डेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी इन द लोकसभा ओनली इफ इट कैप्चर्स एट लीस्ट, यानी कि अगर लोकसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड होना है एज एन ऑपोजिशन पार्टी, तो कितनी % सीट्स जो है उनको जीतनी चाहिए, तो इसका आंसर है आपका 10% ऑफ सीट। ठीक है, 10% ऑफ टोटल मेंबरशिप, 10% सीट्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ठीक है, टोटल मेंबरशिप आसान सा क्वेश्चन है। और ये कौन रिकॉग्नाइज करता है, ऑफिशियली कौन रिकॉग्नाइज करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी अगर इन्होंने 10% सीट जो एक्वायर की है, तो ये कौन रिकॉग्नाइज करेगा कि ऑफिशियली ऑपोजिशन पार्टी है लोकसभा में, वो करते हैं आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसको भी ध्यान रखिएगा। द टर्म ऑफ लोकसभा, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने वर्ष के लिए या कितने टाइम के लिए, अगर कुछ ऐसा कारण वर्ष हो गया है कि जो टर्म है लोकसभा का उसको बढ़ाया जा सकता है, क्या 6 महीना, क्या 1 साल, या 1 साल से ज्यादा। तो देखते हैं क्या है कि बढ़ ही नहीं सकता है, बढ़ सकता है, ऐसे कुछ अगर कंडीशन आ गई तो बढ़ सकता है, पर वो कितने टाइम के लिए बढ़ेगा, वो बढ़ेगा आपका 1 साल के लिए। ठीक है, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर सपोज करिए कि नेशनल इमरजेंसी लागू है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लागू है और इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शंस का भी समय हो गया, सपोज करिए 2024 में जनरल इलेक्शंस हैं। अब ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अब सपोज करिए कि उस दौरान इमरजेंसी लग गई, तो अब 2024 में इलेक्शन नहीं होगा, जो लोकसभा का टर्म है, जो अभी लोकसभा चल रही है, उसे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और 1 साल के लिए, मैक्सिमम 1 साल के लिए आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा, अगर नेशनल इमरजेंसी जो है वो रनिंग है या प्रोक्लेम्ड हो चुकी है। तो 6 महीना नहीं, 2 साल नहीं, बढ़ भी ऐसा है ही नहीं कि बढ़ेगा नहीं, ये तो स्टेटमेंट ही पूरी तरीके से गलत है। तो ना 2 साल ना 6 महीना, कितना है वो आपका 1 साल है। कई लोगों को 6 महीने और 1 साल में कंफ्यूजन होती है, इस वजह से मैंने दोनों ऑप्शंस रखे थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा कि 6 महीने और 1 साल नहीं, 1 साल जो है वो टर्म हो सकती है एक्सटेंड लोकसभा की, अगर इलेक्शंस होने हैं और उस दौरान नेशनल इमरजेंसी लागू है या प्रोक्लेम्ड है। क्लियर हो गया? तो 6 मंथ्स और 1 ईयर्स में कंफ्यूजन नहीं होनी है। 1 ईयर जो होता है वो आपका टर्म जो है लोकसभा की वो एक्सटेंड हो सकती है अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन में है या रनिंग में है। अब लोकसभा में जो स्पीकर वोट देते हैं उसको क्या कहा जाता है? पहले तो समझिए कि वोट देते क्यों हैं। देखिए क्या होता है ना, कोई बिल प्रेजेंट हुआ, ठीक है, कोई बिल लोकसभा में प्रेजेंट हुआ, अब इस बिल को लिए वोटिंग होगी, ठीक है, अब इस बिल के लिए वोटिंग होगी। अब इस वोटिंग में
कुछ लोग इस बिल के फेवर में होंगे, कुछ लोग इस बिल के फेवर में होंगे और कुछ लोग इससे डिसएग्री करेंगे। तो अगर फेवर वालों की जो संख्या वो ज्यादा हो गई तो ऑब्वियस सी बात है बिल पास हो जाएगा, और अगर डिसएग्री करने वालों की जो संख्या वो ज्यादा हो गई तो ऑब्वियस सी बात है बिल जो है वो पास नहीं होगा, कुछ चेंजेस के साथ पास होगा। पर अगर इन दोनों की संख्या है, फेवर करने वाले और डिसएग्री करने वाले अगर बराबर हो जाएंगे, यानी कि टाई अगर हो जाएगा, तब डिसाइड कौन करता है? तब डिसाइड करते हैं आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा, और उनके वोट को, जो डिसाइडिंग वोट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कास्टिंग वोट। ठीक है, कास्टिंग वोट क्यों करते हैं? रेगुलरली जो स्पीकर वो नहीं करते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है कि टाई हो गया है, ठीक है, टाई हो गया है, तो डिसाइडिंग वोट, ठीक है, कि जो टाई ब्रेकर को डिसाइड कर सके उसे डिसाइडिंग वोट कहते हैं। द डिसाइडिंग वोट इज कास्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड दैट वोट इज कॉल्ड द कास्टिंग वोट। क्लियर हो गया? क्या होता है, जैसे क्रिकेट में टाई हो गया मैच, क्रिकेट में टाई हो जाता है तो क्या होता है? सुपर ओवर होता है, तो एक ओवर होता है ना, डिसाइडिंग ओवर होता है। या एक फेमस मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, बॉल आउट का, तो बॉल आउट हुआ था, ठीक है, वो डिसाइडिंग था कि अब ये टाई हो चुका है, अब इसमें कैसे हम रिजल्ट निकालें। तो यही वाली बात है, डिसाइडिंग वोट जो होता है उसको कौन वो कौन करता है? वो आपके स्पीकर करते हैं। और उस वोट को क्या कहा जाता है? उस वोट को कहा जाता है आपका कास्टिंग वोट। क्लियर हो गया क्यों करते हैं और उस वोट को क्या कहा जाता है? और रेगुलरली नहीं कहते हैं, जब टाई ब्रेक करना हो तभी जो है जो स्पीकर है लोकसभा के वोट करते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन एडवाइजरी कमिटीज, जो पार्लियामेंट में कई सारी कमिटीज होती हैं, वो कौन फॉर्म करता है? तो अगर एडवाइजरी कमिटीज की बात किया जाए पार्लियामेंट में, तो वो कौन फॉर्म करता है? वो करते हैं आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, अब समझिए क्या होता है, कमिटीज क्या होती है। देखिए, कोई बिल प्रेजेंट हुआ, ठीक है, कोई बिल प्रेजेंट हुआ, अब इस पे बहुत सारी डिबेट्स हुई, ठीक है, बहुत चर्चाएं हुई, बहुत डिबेट्स हुई, ठीक है, और कंक्लूजन ये निकला कि इस बिल में कुछ ना कुछ अभी चेंजेस करने होंगे, तो इसको बिल को होल्ड पे रख दिया जाता है। कैसे? कि इस बिल को रिफर कर दिया जाता है स्टैंडिंग कमिटीज के पास, ठीक है, या पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास। पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, उसमें एक स्टैंडिंग कमिटी होती है, स्टैंडिंग कमिटी आपकी परमानेंट कमिटीज होती है, और एक एडहॉक कमिटी होती है। एक एडहॉक कमिटी होती है, एडहॉक यानी कि कोई भी पर्टिकुलर टास्क के लिए इस कमिटी को बनाया गया है, जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो इस कमिटी को फिर डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो जब अगर इस बिल में कुछ चेंजेस करने हैं तो इस बिल को रेफर कर दिया जाता है पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास, ठीक है, और ये पार्लियामेंट्री कमिटीज किसके द्वारा बनाई जाती है? आपकी फॉर्म की जाती है स्पीकर के द्वारा, ठीक है, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनके द्वारा फॉर्म की जाती है। और उद्देश्य क्या रहता है कि कोई भी कमिटी के पास अगर बिल रिफर किया तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस बिल में जो भी चेंजेस हैं वो जितने भी उस कमिटी के मेंबर्स हैं सब लोग साथ में आए, ठीक है, चर्चाएं हो, जो भी इश्यूज हैं, ठीक है, जो भी इश्यूज हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, उन्हें सॉल्व किया जाए, उन्हें एड्रेस किया जाए, और फिर ठीक है एक स्क्रूटनाइज बिल जो है वो वापस पार्लियामेंट में पेश होता है, और अगर सब कुछ सही रहा तो पास हो जाता है। दोनों हाउस से अगर पास हो गया फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है और वो बिल जो है वो कानून बन जाता है। क्लियर हो गया? तो स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है? स्टैंडिंग कमेटी कहीं ना कहीं कोई अगर बिल में कुछ ऐसे बिल हैं जिससे, जो शायद ऐसे क्लॉजेस हैं उस बिल में कि शायद जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारे संविधान की फिलॉसफी है शायद उसके साथ अलाइंड नहीं कर रहा है, तो वो सारे बिल्स जो है वो रिफर कर दिए जाते हैं आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के पास। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज फॉर्म होती है, उसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, मेंबर्स होते हैं, चर्चाएं होती हैं, और जो भी इश्यूज होते हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है। और अगर सब कुछ सही से रहा, ठीक है, एक स्क्रूटनाइज बिल बनता है, और वो फिर वो कमिटी है वो पार्लियामेंट को या सीओएम को वापस कर देती है, और वो फिर से बिल प्रेजेंट होता है। अगर उसको सही रहा तो वो बिल पास हो जाता है और वो कानून बन जाता है। क्लियर हो गया? तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, कि कोई भी बिल, ठीक है, ऐसे ही नहीं पास हो जाए, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल की तरह भी काम करती हैं कमिटीज को। सिर्फ ये मत समझिए कि बिल रेफर कर रही हैं, एक तरह का कंट्रोल भी रहता है कि भाई कुछ भी ऐसे बिल नहीं पास कर सकते हैं। अगर कोई बिल पास हो रहा है, कोई बिल पेश हो रहा है, उसमें कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं, कोई ऐसे इश्यूज हैं, तो फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास उन बिल को भेजा जाता है, चर्चाएं होती हैं, ठीक है, फिर स्क्रूटनाइज बिल जो है वो वापस जाता है सीएम के पास, और फिर वो जो है वो प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज की। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सा सही स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सैलरी होती है, अलाउंसेस जो मिलते हैं आपके लोकसभा के स्पीकर को, वो चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो पूरी तरीके से सही है। देखिए क्या होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, तो इससे कोई भी पैसा निकालना है तो इसमें पार्लियामेंट की परमिशन लगती है। पर कुछ ऐसे पोस्ट हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी सैलरी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर चार्ज है तो परमिशन नहीं लेनी रहती है पार्लियामेंट से, वो एज इट इज उनकी जो सैलरी जो अलाउंसेस है वो उनको मिल जाती है। तो अगर सैलरी अलाउंसेस की बात की जाए स्पीकर की,
ठीक है, लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा और डेप्टी स्पीकर दोनों की बात हो रही है, ठीक है। सैलरी अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा एज वेल एज द डेप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो स्पीकर, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनकी भी सैलरी अलाउंसेस और साथ ही साथ जो डेप्टी स्पीकर है लोकसभा के, उनकी भी जो सैलरी और जो अलाउंसेस है वो आपका चार्ज होती है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से ठीक है, पूरी तरीके से करेक्ट है, कोई डाउट नहीं। और क्यों चार्ज होती है और उसका फायदा क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब प्रेसिडेंस के ऑर्डर में ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उनकी जो रैंक है वो जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं, जितने भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, प्रधानमंत्री जी को छोड़ के, उनसे ऊपर है। तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही है, इसको ध्यान में रखिएगा भाई, ठीक है। ये प्रेसिडेंसी आपकी, यह प्रेसिडेंस आपका यूनियन मिनिस्टर्स की बात में हो रही है, ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात में हो रही है। अगर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स की प्रेसिडेंसी की अगर बात आएगी या प्रेसिडेंस की बात आएगी तो सबसे ऊपर पहले तो प्रधानमंत्री, उनके बाद जो कौन होते हैं, उसके बाद होते हैं आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा। यानी कि जितने भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे हायर रैंक पे रहते हैं आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑब्वियसली बात है, प्रधानमंत्री तो सबसे ऊपर है, उसके बाद जितने भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे ऊपर होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये स्टेटमेंट, कई लोग इसको गलत मार के आ जाएंगे, पर स्टेटमेंट सही है, तो इसमें कंफ्यूजन न होइएगा। अगर नहीं पता था तो अब पता चल गया होगा, और इनकेस अगर आपको पता था, शायद आपको ध्यान ना हो, तो अब रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोनों लोगों को फायदा है, जिनको पता है उनका भी फायदा है, जिनको नहीं पता उनको तो फायदा ही फायदा है। क्लियर हो गया? तो दोनों स्टेटमेंट सही है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। मैं आपको बता चुका हूं कि ज्यादातर जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, ज्यादातर जब वो जो लोकसभा का टर्म रहता है वो कंप्लीट करते हैं, पर कुछ ऐसे कारणवश होते हैं, वो अगर उनको रिजाइन करना हो खुद से तो वो डेप्टी स्पीकर को, डेप्टी लोकसभा को जो स्पीकर होते हैं उनको अपना रिजाइन देते हैं। पर ऐसी भी कंडीशन होती है कि स्पीकर के जो स्पीकर है लोकसभा का, उनको रिमूव किया जाता है। तो कैसे होता है वो मैंने आपको बताया है कि रेजोल्यूशन पास होगा आपका, रेजोल्यूशन अगर पास हो गया स्पेशल मेजॉरिटी से, ठीक है, तो जो रिमूवल है स्पीकर ऑफ लोकसभा की वो हो जाएगी। यानी कि इफ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, और ये रेजोल्यूशन किससे पास होना चाहिए, ये आपका स्पेशल मेजॉरिटी से, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से। और साथ ही साथ 14 दिन का एडवांस नोटिस भी बताना होगा, कि स्पीकर को बताना होगा कि आपके रिमूवल का प्रोसेस है। और जब ये रिमूवल का प्रोसेस चल रहा होगा तो उस दौरान वो सेशन को, ठीक है, लोकसभा के सेशन को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखिएगा। Who decides whether a bill is money bill or not? ये आपको बता चुका हूं कि किसी भी बिल को मनी बिल सेटिस्फाई करने की जो पावर है वो किसके पास है, वो आपकी स्पीकर के पास है। और इसी वजह से ये चीजें भी कही जाती हैं कि ये जो स्पीकर की पावर है कि किसी भी बिल को एज अ मनी बिल सर्टिफाई कर दिया जाए, एज अ मनी बिल सर्टिफाई कर दिया जाए, एज अ मनी बिल सर्टिफाई कर दिया जाए, इस पावर में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। क्यों, क्या होता है कि अगर कोई भी बिल मनी बिल हो गया है तो राज्यसभा की जो से है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो लोकसभा है या जो आपके एग्जीक्यूटिव है वो बाईपास करना चाहते हैं अगर राज्यसभा की स्क्रूटनी से, तो किसी भी बिल को मनी बिल की तरह वो पास करवा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी था आपका आधार बिल, ठीक है, जब आधार बिल पास हुआ था, जब आधार बिल पास हुआ था तो एज अ मनी बिल पास हुआ था, ठीक है, एज अ मनी बिल पास हुआ था। जब ये चीज हुई थी तो इस दौरान काफी डिबेट भी हुई थी। तो इस वजह से ये जो चीज है कि ये जो पावर है स्पीकर की, लोकसभा के स्पीकर की, कि किसी भी बिल को सर्टिफाई कर देना एज अ मनी बिल, इस पावर में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स करना चाहिए ताकि एक बैलेंस वे होता रहे। और ये जो एक रूट है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो बाईपास कर सकते हैं राज्यसभा की स्क्रूटनी से, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस लाना चाहिए। तो ये आपका करंट का इशू भी है तो स्टैटिक टॉपिक, बट कैसे स्टैटिक और करंट का एक लिंकेजेस होता है वो मैंने आपको एग्जाम्पल तौर पर समझाया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जॉइंट सेशन जो होता है लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का जो जॉइंट सेशन होता है उससे प्रिसाइड कौन करता है, उससे प्रिसाइड करते हैं स्पीकर, ठीक है, जो स्पीकर है लोकसभा के वो प्रिसाइड करते हैं। अब क्या होता है कि कोई बिल आया है, ठीक है, कोई बिल पेश हुआ, अब लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, सहमति नहीं बैठी, ठीक है, कि इस बिल के लिए सहमति नहीं बैठी, शायद लोकसभा फेवर में हो, राज्यसभा ना फेवर में, या राज्यसभा फेवर में, लोकसभा फेवर में ना हो, कुछ सहमति ना बैठी, तो इनकी सहमति, ठीक है, ये दोनों हाउस की सहमति हो जाए, इस वजह से जॉइंट सेशन जो है, ठीक है, जॉइंट सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये जो जॉइंट सेशन हो किसके द्वारा कॉल किया जाता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा कॉल किया जाता है। ये स्टेटमेंट को भी ध्यान रखिएगा भाई कि द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा बट इट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है, ठीक है।
अगर प्रिसाइड की बात की जा रही है तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, पर ये बुलाता कौन है जॉइंट सेशन, ठीक है, दोनों हाउसेस का, वो बुलाते हैं आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कोई भी बिल, ठीक है, जिस पर्टिकुलर बिल के लिए जॉइंट सेशन जो है, ये जो जॉइंट सेशन है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, ये जो हो रहा है, उसमें किस मेजोरिटी से बिल को पास करना चाहिए, वो मेजोरिटी आपकी सिंपल मेजोरिटी, इसको भी ध्यान रखना भाई। जॉइंट सेशन में द बिल हैज टू बी पास जस्ट बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सो अगर किसी भी बिल में सहमति नहीं बनी है उस दौरान जॉइंट सेशन होता है। द जॉइंट सेशन हैज बीन कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट द जॉइंट सेशन हैज बीन प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, and the bill that is in the consideration in the joint session of both the houses of parliament, that bill has to be passed by the simple majority, not special majority. The bill has to be passed by the simple majority. ये सारी चीजें, ये सारे तीनों चीजें जो मैंने बोला उसको ध्यान रखिएगा, कई तरह के क्वेश्चन से आ सकते हैं और कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन भी हैं ये। जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, देखिए, इलेक्शंस कंक्लूड हुए, ठीक है, जनरल इलेक्शंस कंक्लूड हुए, और जब इलेक्शंस कंक्लूड होते हैं तो जब पहली बार लोकसभा मिलती है तो उस वक्त स्पीकर नहीं रहते हैं, तो उस वक्त प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जितने भी नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इलेक्ट हुए हैं उनको स्वेर इन, ठीक है, उनको ओथ दिलाना। तो इनका फंक्शन क्या होता है कि देखते हो ना, अब शपथ लेते हैं, जितने भी एमपीज आते हैं शपथ लेते हैं ना, तो शपथ कौन, जो पहले नए एमपीज होते हैं, शपथ कौन दिलवाता है, वो दिलवाते हैं आपके प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का फंक्शन क्या है, टू स्वेरिंग इन दी मेंबर्स ऑफ द न्यूली इलेक्टेड ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर तब तक काम करते हैं जब तक न्यूली स्पीकर जो है वो अपॉइंट नहीं हो जाते हैं। जैसे ही अपॉइंट हो जाते हैं, ये अपने जो ऑफिस है उनको रिजाइन कर देते हैं। और जो प्रोटेम स्पीकर है उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं भैया, प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोटेम स्पीकर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। और मोस्टली, ठीक है, मोस्टली जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ये जनरली है, ये कोई नियम नहीं है, पर जनरली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, ठीक है, उनको एज अ रिस्पेक्ट के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और वो जब प्रोटेम स्पीकर बनते हैं तो जितने भी न्यूली इलेक्टेड एमपीज हैं उनको वो शपथ दिलवाते हैं। और जैसे ही एक नया स्पीकर लोकसभा को मिल जाता है तो ये जो प्रोटेम स्पीकर है वो ऑफिस को रिजाइन कर देते हैं। तो क्लियर हो गया क्या फंक्शन है प्रोटेम स्पीकर का, क्यों बनाया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, सारी चीजें बता दी। पूछ रहा है कि मनी बिल, ठीक है, जब मनी बिल लोकसभा से पास हो गया तो फिर राज्यसभा में कितने दिन के अंदर उनकी जो राज्यसभा की सहमति है, जो भी उनका कंडीशन सजेशंस है, रिकमेंडेशंस है, वो कितने दिन के अंदर आ जाना चाहिए, आपको मैं बता चुका हूं, ये है आपका 14 डेज। 14 डेज के अंदर अगर कोई रिकमेंडेशन आ रहा है, कोई सजेशन आ रहा है तो ठीक है। अगर 14 डेज हो गए, 14 डेज के बाद ये माना जाएगा कि राज्यसभा ने इस बिल को पास कर लिया है। और ये जो रिकमेंडेशन और सजेशंस आएगी, ये जो है ये पूरी आपकी बाइंडिंग नहीं होती है, बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होती, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन दी लोकसभा। दैट्स व्हाई when it comes to money bill the say of राज्यसभा is almost negligible, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको बताया कि जो स्पीकर की पावर है कि किसी भी बिल को सर्टिफाई कर देना एज मनी बिल, इसमें रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी बिल मनी बिल हो जाता है तो राज्यसभा की जो से है वो बिल्कुल भी नेग्लिजिबल होती है। वो मैंने आपको बता दिया कि 14 दिन के अंदर उनको कोई सजेशंस देने, और वो सजेशन अमेंडमेंट पूरी तरीके से बाइंडिंग नहीं होते हैं। उसको अगर लोकसभा चाहे तो मान सकती है, अगर लोकसभा ना चाहे तो नहीं भी मान सकती है। और अगर 14 दिन तक सजेशंस या अमेंडमेंट नहीं आए तो ये माना जाता है लोकसभा में कि ये जो बिल है ये राज्यसभा ने हामी भर दी, पास कर दिया। तो इस वजह से ये जो पावर है और ये स्पीकर की टू सर्टिफाई एनी बिल एज मनी बिल, इसमें ये रिफॉर्म्स की बात चल रही है कि इसमें कोई ना कोई रिफॉर्म करना चाहिए। तो ये जो था आपके सेशन का, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको समझाया समझ में आया होगा। सेशन एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप सीरियसली एक बार यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू में एनरोल हो सकते हैं। स्टडी आईक्यू की साइट पर जाएंगे, जब कोर्स में एनरोल करेंगे तो गलती से ये प्राइस मत दे देना भाई, ये प्राइस बिल्कुल भी मत दे देना। कूपन कोड में अगर कोड लगा दोगे RS Live, ठीक है, जस्ट सिंपली यू हैव टू पुट दिस कोड RS Live। जैसे ही RS Live का कोड लगाओगे आपका वही सेम प्राइस आपका आ जाएगा 2199 में। तो गलती से भी बिना कूपन कोड के ये इतना पैसे मत दे देना, कूपन कोड में लगा देना RS Live,
और उसके बाद दोनों की यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों की कॉम्बो की बात कर रहा हूं मैं। कॉम्बो आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको यूज करना है RS लाइफ, ठीक है। इसके बाद आपके जो परचेज है, जो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा वो कट के वो आ जाएगा 21,999 में। तो RS लाइफ ध्यान रखिएगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।